हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कामाख्या स्टडी सर्कल में। दोस्तों, आज से हमने एक नई सीरीज़ शुरू करी है, सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। इसमें दोस्तों क्या है कि मैं आपको रोज़ाना थोड़ी थोड़ी योजनाएं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आप धीरे धीरे उसे याद करते रहें। और ये योजनाएं हर परीक्षा में पूछी जाती हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यहाँ तक कि जो वित्त मंत्रालय के अधीन जो योजनाएं चलाई जाती हैं वो बैंकों में भी पूछ ली जाती हैं। तो दोस्तों, वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो दोस्तों, सबसे पहली योजना है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में वैश्विक विनिर्माण, मतलब कि जो विश्व स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर हम मैन्युफैक्चरर बनना चाहते थे और निवेश को आकर्षित करना। अब निवेश वो भारत से भी हो सकता है और एफडीआई से भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें सरकार का मानना ये भी था कि हाँ, एफडीआई को आकर्षित करने में हम भारत सरकार को मदद मिलेगी। और इसको लेकर एफडीआई के नियम को भी काफ़ी लचीला किया गया कि हाँ, एफडीआई को आकर्षित किया जा सके। और दोस्तों, ये बात याद रखने वाली है कि इसमें पूर्णतः ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है और इसका लोगो एक शेर के ऊपर मेक इन इंडिया लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो एक एग्ज़ाम में पूछा भी गया था कि मेक इन इंडिया में लोगों में कौन है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि उसमें शेर है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो की अगली योजना पर चलते हैं। राष्ट्रीय डेयरी योजना। ठीक है, ये विश्व बैंक के सहयोग से शुरू की गई है। इसमें पहले 8 राज्यों में शुरू की गई थी। ये लगभग 2012-13 में शुरू की गई है दोस्तों, लेकिन प्रॉपर डेट हमको नहीं मिली। तो आप ये याद रखिएगा, 12-13 अगर पूछता है तो दोस्तों, ये 8 राज्यों में शुरू की गई। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। इसका उद्देश्य क्या था कि दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक उपाय किए जाएं। मतलब कि कौन से जानवर ज़्यादा दूध देते हैं, इनको कैसे बढ़ाया जा सकता है, ब्रीडिंग कराना है या प्रजनन कराना है, इस तरीके से प्रजनन केंद्र खोले जाएं। तो इससे क्या होगा कि दुधारू पशु बढ़ाए जा सकते हैं। लगभग उसके ये योजना शुरू हुई है 8 राज्यों में, उसके लगभग 1 महीने या 2 महीने के अंदर ही और 6 राज्यों में शुरू की गई। तो वो 6 राज्य थे हमारे आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछा जा सकता है कि टोटल कुल कितने राज्यों में है, तो अभी 14 राज्यों में है। ठीक है, और शुरुआत कितने राज्यों में हुई थी? 8 राज्यों में। बाद में कितने राज्य जोड़े गए? 6 राज्य। बाद में, अब आपको बाद वाले याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपसे 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ देगा कि उसमें से किस राज्य में शुरू नहीं हुई थी। ठीक है दोस्तों, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि ये किस मंत्रालय के अधीन है, तो ये मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी के मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है, पशुपालन डेयरी विभाग। ये उसके द्वारा संचालित की जाती है। आपको मंत्रालय हर योजना का याद रखना है, अगर उसके अंदर विभाग भी है तो उसको भी याद रखना है, क्योंकि वो आपसे मंत्रालय और विभाग भी पूछ लेता है अगर कोई अच्छा एग्ज़ाम है तो। दोस्तों, अगली योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 19 फरवरी 2015 को। इसका उद्देश्य क्या था, इसका काम क्या था? ये प्रत्येक 3 वर्ष में, दोस्तों ये बात याद रखनी है, 3 वर्ष में, क्योंकि अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या पीसीएस का भी एग्ज़ाम दे रहे हो किसी भी स्टेट का, तो उसमें वो 3 वर्ष का 5 वर्ष कर देगा, 4 वर्ष कर देगा, 2 वर्ष कर देगा, प्रति वर्ष कर देगा। तो दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पर।
क्योंकि एग्ज़ामिनर जो होता है वो सिली मिस्टेक्स आपकी देखता है कि आप कितने अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हैं, आप कितने जागरूक हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रत्येक 3 वर्ष में मृदा कार्ड योजना जारी करना, ताकि उर्वरकों को अनियंत्रित प्रयोग को रोका जा सके। इसमें क्या है दोस्तों कि जब किसान जो है वो अपनी खेत की मृदा को यानी मिट्टी को लेकर लैब में लेकर जाता है, तो वो उनको लैब जो है वो उसको चेक करके बताती है कि किस पोषक तत्व की इसमें कमी है, किसकी अधिकता है, किसको कंट्रोल करना है, कितना पानी देना है, कौन सी खेती हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो उससे क्या होता है कि अनियंत्रित जो उसमें यूरिया है, डीएपी है, जो किसान डालता रहता है, जिससे कि मानव शरीर के लिए भी हानिकारक होती है, जो सब्जी फल के थ्रू मानव शरीर के अंदर जाती है, तो वो मानव शरीर के लिए भी हानिकारक साबित होती है। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण योजना है, ताकि स्वास्थ्यवर्धक भी हो और किसान का भी खर्चा कम हो। और चूंकि अगर वो जैविक खेती करता है तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और उसकी उत्पादकता भी बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक फैक्चुअल वाली बात है कि इसमें कितने पोषक तत्वों की जांच की जाती है मृदा के। जब लैब में जाती है तो कितने पोषक तत्वों की जांच की जाती है, तो उसमें 12 पोषक तत्व हैं। कौन कौन से हैं, जैसे एनपीके है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इस तरीके के 12 पोषक तत्वों की जांच की जाती है। और दोस्तों ये किस मंत्रालय के अधीन है, फिर से ध्यान देने योग्य बात कि ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन है। दोस्तों अगर आप हमारा वीडियो बिना देखे भी अगर सुनते हैं तो आपको संपूर्ण जानकारी दी जाती है इसमें। दोस्तों अगली योजना है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया यानी कि जो मैनुअली ना हो, हमारे सॉफ्ट कॉपी में हो, सॉफ्ट कॉपी जिसको कहते हैं हम, हार्ड कॉपी में ना हो। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, 21 अगस्त 2014 को। ठीक है दोस्तों, और इसका उद्देश्य क्या था, इस अभियान के तहत सरकार का उद्देश्य था कि इलेक्ट्रॉनिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाए, विस्तार दिया जाए। जैसे हम जो पेटीएम यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं, और भी अदर ऐप, हर बैंक के अब एप्लीकेशंस आ गए हैं, उनको इंस्टॉल करके उनका यूज़ करते हैं। और जिन मंत्रालयों में या जनता जो है आपका कागज़ों का यूज़ किया जाता है, उसको कम से कम करा जाए, जिससे कि हमारे पेड़ों की बचत हो सके। तो दोस्तों इसके अंतर्गत कई मंत्रालयों को भी जोड़ा गया, और हमारे कई कागजात भी अब ऐसे हैं जो डिजी लॉकर के थ्रू हमारे डायरेक्ट मोबाइल में, एप्लीकेशन में, या आपके जिसको हम वॉलेट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक वॉलेट, ठीक है, उसके अंदर रहते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम उसको दिखा सकें। तो दोस्तों यही डिजिटल इंडिया के तहत एक मिशन है। इसके अंतर्गत 3 घटक हैं। पहला घटक है डिजिटल बुनियादी सुविधाएं, मतलब कि बुनियादी सुविधाएं दी जाएँ डिजिटल। हम कह तो रहे हैं कि डिजिटल इंडिया, लेकिन लोगों के पास तक इंटरनेट की सुविधा तो हो, वो इतने सक्षम तो हों, इतने साक्षर तो हों कि हाँ, कि वो एंड्रॉयड फ़ोन रखते हों। तो दोस्तों दूसरा घटक इसका डिजिटल साक्षरता को लेकर ही है, मतलब कि पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि मोबाइल कैसे चलाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, कैसे ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है, ऑनलाइन पेमेंट रिसीव किया जाता है। बहुत से लोग तो डरते हैं कि नहीं, हम अपना बैंक अकाउंट मोबाइल पे नहीं चलाएंगे कि हैक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेवाओं का अगला घटक है सेवाओं का डिजिटल वितरण। तो डिजिटल वितरण मतलब कि जो हमारी सेवाएं हैं, जैसे कि आपने कुछ भी चीज़ ऑर्डर करी तो आपके पास वो आ गई। ठीक है ना, तो एक तरीके से डिजिटली ऑर्डर तो हुआ, हमारी सेवा हमें डिजिटली तो मिली। अब हम आपको इंटरनेट से पढ़ा रहे हैं तो हम आपको एक डिजिटल सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं, डिजिटल सर्विस दे रहे हैं। ठीक है ना। एक ऐप आता है एम फाइन। तो एम फाइन में क्या है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी बीमारी को लेकर, और वो आपको इलाज बता देगा। तो वो भी एक डिजिटल सेवा के अंतर्गत है, डिजिटल सेवा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका मंत्रालय कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, अब अगली योजना की ओर बढ़ते हैं हम लोग। स्वच्छ भारत मिशन, बहुत इम्पोर्टेंट योजना, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा ध्यान दी जाने वाली योजना है स्वच्छ भारत मिशन। इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई? 2 अक्टूबर 2014 को। ये निर्मल भारत कार्यक्रम का एक रूपांतरित रूप है। ठीक है दोस्तों, निर्मल भारत कार्यक्रम ये 2014 से पहले भारत सरकार का एक कार्यक्रम था। इसका लक्ष्य रखा गया था, उद्देश्य था कि 5 वर्ष के अंदर, यानी कि 2 अक्टूबर 2019 तक, कब शुरुआत कब हुई है दोस्तों? 2 अक्टूबर 2014 गांधी जयंती पर। इसीलिए इसका जो निशान बनाया गया था वो गांधी जी के चश्मे के रूप में बनाया गया था, तो जिससे कि गांधी जी के स्वच्छता मिशन को दर्शाया जा सके। तो दोस्तों 5 वर्ष में 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाना इसका उद्देश्य था। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा कि इसके तहत, इस योजना के तहत 5 साल में लगभग 9 करोड़ 16 लाख शौचालय बनवाए गए। और 2014 के बाद से और लगभग 2 अक्टूबर 2019 तक 5,50,000 गांव ODF घोषित किए गए। ठीक है दोस्तों, ODF क्या होता है दोस्तों? ओपन डिफेक्शन फ्री, ओपन डिफेक्शन फ्री, ODF। दोस्तों बहुत जल्दी हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको ODF, ODF प्लस और ODF प्लस प्लस में क्या अंतर है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि चूँकि अभी अभी योजना ये ख़त्म हुई है या इसका लक्ष्य पूरा हुआ है तो एग्ज़ामों में पूछा जा सकता है। और दोस्तों ये किसके मंत्रालय के अधीन संचालित है? इसके अधीन 2 मंत्रालय हैं, एक पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय और दूसरा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, अगली योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना या प्रधानमंत्री जन धन खाता योजना। इसकी शुरुआत दोस्तों 28 अक्टूबर 2014 को हुई थी। ठीक है, इसमें क्या, इसका उद्देश्य क्या था कि हर गरीब की पहुंच बैंक तक होनी चाहिए। इसके तहत इस वित्तीय समावेशन के तहत 0 बैलेंस पर बैंक में, डाकखानों में खाते खोले गए। इसमें ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी गई। ओवरड्राफ्ट क्या होता है दोस्तों? एक तरीके से लोन, कि आप के पास अगर बैंक में पैसा नहीं है तो आप 5,000 रुपये तक या जो भी सीमा है 5,000 10,000 तक आप उसको निकाल सकते हैं और बाद में उसको भर सकते हैं। एक तरीके से लोन है, कम ब्याज दर पे होता होगा। दोस्तों इसके तहत पहले दिन, जिस दिन ये योजना शुरू हुई 28 अगस्त 2014 को, दोस्तों उस दिन पहले दिन 1.5 करोड़ खाते खोले गए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पहले दिन कितने खाते खोले थे, तो याद रखिएगा दोस्तों 1.5 करोड़ खाते खोले गए थे। और ये किस मंत्रालय के अधीन है? इसमें वित्त मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है। अगली योजना है दोस्तों पंडित दीनदयाल उन्नत कृषि शिक्षा योजना। जैसा कि नाम से नजर आ रहा है कि कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने वाली योजना हो गई है। दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। इसका उद्देश्य था जैविक कृषि और संधारणीय कृषि राष्ट्रीय आवश्यकता की आपूर्ति के लिए ग्रामीण स्तर पर कुशल मानव संसाधन का विकास करना। मतलब कि जो जैविक कृषि है दोस्तों, आपको कमेंट कर बताना है कि कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य पूरी तरह जैविक कृषि पर आधारित है।
ठीक है दोस्तों। हाँ, तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? जैविक कृषि और संधारणीय कृषि राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति, मतलब कि राष्ट्र में जितनी भी आवश्यकता है उसका कुशल मानव के तहत, कुशल मानव से यानी कि स्किल्ड, जिसको ट्रेनिंग दी गई हो, जो कुशल हो अपने काम में, उसको उसके तहत जैविक कृषि की जाए और संधारणीय कृषि का विकास किया जाए। इसके तहत 100 प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे दोस्तों। किसके? कृषि शिक्षा के लिए। कृषि शिक्षा के लिए 100 प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। यह योजना ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।